केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने जातिगत जनगणना करवाने की लंबे वक्त से चली आ रही मांग को हरी झंडी दिखा दी है और अब जातीय जनगणना की घोषणा को देश की विपक्षी पार्टियां अपनी जीत बता रही हैं। खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों का कहना है कि केंद्र पर उनके लंबे समय से चले आ रहे दबाव की वजह से इसकी घोषणा की गई है। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते रहे हैं, यानी इसे पक्ष और विपक्ष कैसे देखता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर जातिगत जनगणना है क्या। तो देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि देश में रहने वाले अलग अलग जाति के लोगों की गिनती, यानी ऐसी जनगणना जिससे देश में किस जाति के कितने लोग रहते हैं उनकी गिनती करके साफ तौर पर आंकड़े सामने रखे जा सके। अब ऐसा नहीं है कि भारत में जातिगत जनगणना पहली बार हो रही है, क्योंकि ये पहले भी हो चुकी है, लेकिन उसमें ओबीसी को शामिल नहीं किया जाता था। इसीलिए अब जब भी इसके बारे में चर्चा होती है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि देश में ओबीसी कितना बड़ा बन चुका है और समाज के कितने लोग अब देश में रह रहे हैं। ऐसे में अब जब जातिगत जनगणना कराई जाएगी तो सभी की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि देश में ओबीसी के लोग कितने प्रतिशत हैं। अब इस पर भी एक सवाल और है कि ऐसी जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल देश में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गईं तब बताया गया था कि देश में ओबीसी की आबादी लगभग 52% है। हालांकि तब जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने 52% का जो आंकड़ा दिया था वो साल 1931 की जनगणना पर आधारित था। इसीलिए इसके सटीक होने पर सवाल उठने लगे। कहा गया कि वक्त के साथ देश में ओबीसी आबादी बदल चुकी है और इसीलिए सरकार के आंकड़े को सही नहीं माना जा सकता। दरअसल जातिगत जनगणना के पक्षधर राजनीतिक दल वास्तव में चाहते थे कि जातिगत जनगणना कराई जाए, इसीलिए वो इस आंकड़े को कम मानते हुए इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। और अब सबसे जरूरी सवाल कि इस पर तर्क क्या दिए जाते हैं। जातिगत जनगणना का समर्थन करने वाले का मानना है कि इसके जरिए पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है, यानी एजुकेशन क्या है, सामाजिकता क्या है और आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कैसी है, और तभी आंकड़ों की साफ तस्वीर सामने आ सकती है और तब जाकर सरकार इन वर्गों के लिए और भी ज्यादा मजबूत नीतियां बना पाएगी, इनकी मदद कर पाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक निर्णय में साफ कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। अब दूसरा तर्क दिया जा रहा है कि इससे भेदभाव कम हो जाएगा या दूर हो जाएगा। असल में साल 2023 में बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई थी। इसमें पता चला कि 84% आबादी ओबीसी और वेरी बैकवर्ड क्लास और अनुसूचित जाति की। कहा जा रहा है कि इससे सरकार को इनके लिए नीतियां बनाने में आसानी होगी। जातिगत जनगणना का विरोध करने वालों का तर्क है कि अगर इस जनगणना में ओबीसी की आबादी ज्यादा निकली तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की गई आरक्षण की सीमा पार करनी पड़ेगी। इससे ओबीसी को और भी ज्यादा आरक्षण मिलेगा। यही नहीं, कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि ऐसे किसी भी जनगणना से देश में जातियों में और ज्यादा बंटवारा हो सकता है। अब एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जाति के आधार पर भेदभाव वैसे ही अवैध है। ऐसे में जातिगत जनगणना कराई जाती है तो ये जाति व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूती दे सकता है। अब ऐसे लोगों का कहना है कि जाति के आधार पर बांटने की बजाय देश के सभी नागरिकों को व्यक्तिगत अधिकार और समान अवसर देने पर ध्यान देना चाहिए। तो अब आपने पक्ष और विपक्ष दोनों के तर्क सुने। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या कहना है कि जातिगत जनगणना होना कितना सही है और कितना गलत? कमेंट में बताना ना भूलें। बाकी जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.